तो सबसे पहले तो लास्ट लेक्चर में जो हमारा प्रोग्राम अधूरा रह गया था उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। यस अहमद वारिस, आज हमारी लास्ट क्लास है और ये था हमारा पिछला प्रोग्राम जिसमें हम लोग बात कर रहे थे। तो देखो भाई, थोड़ा सा ना मैं आपको चीज पहले बैकग्राउंड दे दूं। ये जो एटीई वाला मोड है ना, iOS स्कोप रेजोल्यूशन एटीई, इसको हम अपडेट मोड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कर्सर को हम मूव करा सकते हैं। लेकिन ये जो एटीई लिखा रहता है इसका मतलब होता है एट एंड। ठीक है, एट एंड। तो ये क्या करता है, कर्सर को एंड पर पहुंचा देता है। ठीक है, और इसका बिहेवियर एफ स्ट्रीम क्लास के साथ थोड़ा सा अलग रहता है और ऑफ स्ट्रीम क्लास के साथ थोड़ा सा अलग रहता है। अब किसी फाइल को अपडेट करने के दो तरीके हैं, है ना। दो तरीके हैं हाउ टू अपडेट अ फाइल कॉन्टेंट। दो तरीके से आप कर सकते हो, मैं दोनों तरीके आपको बताता हूं। पहला तरीका जो हम पिछली क्लास में कर रहे थे, पहला तरीका, इसमें हम एफ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और जब इसे ओपन करेंगे, फाइल डॉट ओपन, तो जो भी आपका फाइल का नाम है आप वो लिखिए, फाइल वन डॉट टीएक्सटी और वट, और उसमें आप पास करिए iOS स्कोप रेजोल्यूशन इन एज वेल एज iOS स्कोप रेजोल्यूशन आउट। तो आप रीडिंग और राइटिंग दोनों कर पाएंगे। ठीक है, ये हुआ पहला तरीका। इस तरीके को मैं थोड़ा सा बता भी देता हूं। जो F1 फंक्शन, देखो हमारी फाइल में हेलो लिखा हुआ है, ठीक है, और मैं F1 फंक्शन को कॉल करने वाला हूं। ये मैंने F1 फंक्शन को कॉल करना है। एफ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ओपन किया इन और आउट मोड में। ठीक है, कर्सर को मतलब फाइल पॉइंटर को मैं शुरुआत में लाने के लिए सीपी 0 लिख रहा हूं। ये प्रिंट करके बता देगा और इसका आउटपुट 0 आएगा एज एक्सपेक्टेड, कि भाई हमने बोला कि शुरुआत में आ जाए पहले पॉइंटर, तो ये 0 रिटर्न करेगा, 0 पोजीशन पे आ गया। उसके बाद जो कैरेक्टर है ए, ये मैं राइट करवाऊंगा। तो 0 पोजीशन का मतलब है जहां पे हेलो का एच लिखा है इस जगह पर, हेलो का जो एच लिखा है इस जगह पर, ये 0 पोजीशन है, इस जगह पर ए आ जाए। उसके बाद मैंने प्रिंट करा दिया है कि ये जो पुट पॉइंटर है ये कहां पहुंच चुका है। तो ये 1 पर पहुंच चुका होगा क्योंकि 0 पे तो उसने राइटिंग कर दी। जैसे राइटिंग कर देता है एक आगे बढ़ जाता है, इंक्रीमेंट हो जाता है, तो ये 1 करेगा, तो स्क्रीन पे आउटपुट आएगा 0 एंड 1। ठीक है, और फिर फाइल में हम देखेंगे कि क्या हुआ चेंज। सेव करता हूं, रन करता हूं। अब देखें 0 1 आउटपुट आ रहा है, ये फाइल में चेंजेस हो चुके होंगे और आप देख सकते हैं एच की जगह पर ए आ गया है। तो इस तरीके से हमने फाइल में अपडेशन करा। क्लियर हुआ ये एक तरीका है फाइल में अपडेशन करने का। दूसरा तरीका मैं बता रहा हूं जो ज्यादातर यूज किया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सेफ है, इजी भी है और सेफ भी है। इस तरीके में हम क्या करते हैं, हम दो ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, दो ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। एक हम बनाते हैं इफ स्ट्रीम क्लास का, एक हम बनाते हैं ऑफ स्ट्रीम क्लास का। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक फाइल में हमें एडिटिंग करनी है ना। लेट्स से कोई फाइल है जिसमें कुछ रिकॉर्ड्स रखे हैं, ये कोई फाइल है जिसमें कुछ रिकॉर्ड्स रखे हैं। तो पहला डेटा रखा है, पहला रिकॉर्ड, जैसे बुक के रिकॉर्ड्स रखे हैं हमने। दूसरा रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड मतलब हो सकता है बुक आईडी, टाइटल, प्राइस, ऐसे करके, तो ये एक रिकॉर्ड हो गया। ऐसे करके कई सारे रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं। अब मान लो एक रिकॉर्ड जगह ले रहा है 28 बाइट्स। ठीक है, तो अगर ये जीरो पोजीशन है तो अगले रिकॉर्ड की स्टार्टिंग पोजीशन क्या होगी, अगले रिकॉर्ड की स्टार्टिंग पोजीशन हो जाएगी 28। फिर अगले रिकॉर्ड की स्टार्टिंग पोजीशन हो जाएगी 56। आ रहा है समझ में। फिर अगले रिकॉर्ड की स्टार्टिंग पोजीशन हो जाएगी 84, 84 ना। फिर अगले ऐसे करके 28 28 जोड़ते जाओ। एक एक रिकॉर्ड का साइज 28 बाइट्स। ये फाइल सपोज करो कोई फाइल है बुक फाइल डॉट, कुछ भी हो सकता है, डीएटी या टीएक्सटी, जो भी एक्सटेंशन, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मान लीजिए कि मुझे इसमें से एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड एडिट करना है, पर्टिकुलर रिकॉर्ड को एडिट करना है। कौन सा रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड है सपोज करो तीसरा वाला, है ना। अब एडिट ऐसे करना पड़ता है कि भाई वो रिकॉर्ड एडिट कर दो जिसका आईडी है 3, या वो रिकॉर्ड एडिट कर दो जिसका टाइटल है कुछ, है ना, कोई क्राइटेरिया होगा उसका। तो एक तरह से सर्च करो और एडिट करो, ये हिसाब किताब है। ठीक है, तो मैं ये करने वाला हूं कि जैसे तीसरा रिकॉर्ड मुझे एडिट करना है, तो आपने वो कोड तो देखा, ये लूप लगाते हैं हम जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं आता, एक एक रिकॉर्ड रीड करते जाते हैं, ये तो मैंने बनवाया था। तो जब तीसरा रिकॉर्ड आपने रीड करा तो किसी ऑब्जेक्ट में रख लिया, लेट्स से B1 नाम का एक ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर आपने रिकॉर्ड रख लिया। तीसरा रिकॉर्ड आपने इसमें रख लिया, रीड कर लिया। अब जो भी चेंजेस करना है आप किसमें करना चाहते हो, B1 में करना चाहते हो, है ना, B1 में करना चाहते हो। तो पहला वाला तरीका अगर यूज करता, मैं पहला वाला तरीका यूज करता, तो मैं B1 में चेंजेस करने के बाद वापस इसी में राइट भी करवाता, बुक फाइल डॉट डीएटी में। पर राइट करवाता तो वो कहां राइट हो जाता, 84 पोजीशन पे, क्योंकि 56 से तो रीड करते हुए हम आगे बढ़ चुके हैं ना। तो मुझे राइट करवाते वक्त 28 बाइट्स पीछे आना पड़ता। अब वो दिक्कतें ना हो, इसके लिए मैं आपको तरीका बता रहा हूं। एक नई एम्प्टी फाइल ले लो, टेम्प फाइल, टेम्प फाइल डॉट डीएटी, एम्प्टी फाइल। तो मैंने क्या किया, पहला रिकॉर्ड रीड करा, B1 में लाया,
और उसको टेम्प फाइल में रख दिया, राइट कर दिया। तो रीड कर रहा हूं मैं बुक फाइल को और राइट कर रहा हूं टेम्प फाइल को, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया होगा, एफ इन डॉट रीड किसको कर रहा हूं, बुक फाइल को ना, तो बुक फाइल डॉट डीएटी इसको रीड कर रहा हूं और राइट किसमें कर रहा हूं, टेम्प फाइल डॉट डीएटी, इसमें राइटिंग परफॉर्म कर रहा हूं, ठीक है। अब रीडिंग कैसे करें हम, एक एक रिकॉर्ड रीड कर रहे हैं, एक एक रिकॉर्ड रीड करना है, तो एफ इन डॉट रीड और इसमें हम एड्रेस दे रहे हैं बी वन का, वो कॉलर ऑब्जेक्ट है तो दिस लिखिएगा, आपको मैंने बताया था यहाँ पे टाइप कास्टिंग के बारे में, तो एड्रेस आपने बी वन का दे दिया, लोकल ऑब्जेक्ट होगा, और साइज ऑफ बी वन, तो इस तरीके से पहला रिकॉर्ड रीड होगा और एक लूप लगा लिया, जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं आ जाता तब तक चलेगा, और इसके अंदर आप लगातार रिकॉर्ड्स रीड करते जाएंगे। जो रीड किया है पहला रिकॉर्ड वो आपने बी वन में लाए हो ना, तो उसको राइट करना है, एफ आउट डॉट राइट, किसमें राइट करना है, टेम्प फाइल में, एफ आउट टेम्प फाइल से एसोसिएटेड है, तो बी वन का डेटा उठा के मैंने किसमें रख दिया। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, बुक फाइल से पहला रिकॉर्ड रीड किया, बी वन में आ गया, बी वन का डेटा टेम्प फाइल में पहुंचा दिया, ये तो कर रहा है, एक एक रिकॉर्ड रीड करता है, राइट करता है, रीड किया राइट किया, रीड किया राइट, ये चल रहा है। लेकिन जब हमारा एक तीसरा रिकॉर्ड आ जाता है, तीसरा वाला रिकॉर्ड आ जाता है ना, जिसको हमें एडिट करना है, तो हम उसको सीधे सीधे राइट नहीं करेंगे, ठीक है, सीधे सीधे राइट नहीं करेंगे। जैसे मान लो हमने कहा कि जो आईडी है अगर ये बराबर है 3, कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, मैंने कहा वो बुक का रिकॉर्ड जिसका आईडी 3 है उसको एडिट करना है, अभी 3 लिख दिया मैंने, लेकिन यहाँ पर यूजर से वैल्यू एंटर करा सकते हो, है ना, जैसे बुक आईडी हो सकता है सर। तो अगर ये इसके बराबर नहीं है तो सीधे सीधे राइट करते जाओ, और जब बराबर मिल जाएगा तो एल्स में आ जाओगे, तो बराबर मिल जाएगा तो क्या करोगे, तो पहले गिवन को एडिट कर देना, ऐसे भी लिख सकते हो और सिंपल कर सकता हूं मैं, अगर ये इक्वल मिल जाए तो b1 डॉट एडिट, है ना, ये और सिंपल हो गया, तो राइट तो मुझे करना है b1 को, लेकिन अगर ये वो रिकॉर्ड है जिसको एडिट करना है तो पहले मैं उसको एडिट करूंगा और फिर राइट करूंगा। एडिट करने का मतलब क्या है, b1 में नई वैल्यूज आ जाएंगी, समझ में आया क्या लॉजिक। अब एडिट नाम का कोई फंक्शन बना लेना या वही कोड यहां लिख लेना, b1 के आईडी में नई वैल्यू डाल दो, या b1 के टाइटल में नई वैल्यू डाल दो, या b1 के प्राइस में नई वैल्यू डाल दो, वो काम आप एडिट फंक्शन में कर सकते हो, ठीक है। अब जब ये हो जाएगा, दोनों फाइल को क्लोज कर देंगे, फिर क्या, फिर मुझे रिमूव करना है फाइल को, रिमूव कौन सी फाइल, बुक फाइल डॉट डीएट, इसको रिमूव कर दूंगा, रिमूव फंक्शन stdio.h में है, और फिर एक रीनेम नाम का फंक्शन है जिसमें हम ओल्ड नेम लिखेंगे जो टेम्प फाइल डॉट डीएट है, इसका नाम चेंज करके, इसका नाम चेंज करके हम कर देंगे बुक फाइल डॉट डीएट, है ना। इसके पहले मैंने क्लोज कर दिया होगा, एफ इन डॉट क्लोज, एफ आउट डॉट क्लोज, समझ आया क्या कुछ, हाँ टेम्प फाइल की स्पेलिंग गलत होगी, ठीक है समझ गया ना, बस ये टेम्प फाइल लिखना है आपने, ना टेम्प फाइल, ठीक है। तो ये लॉजिक आप यूज कर सकते हैं, तो ये दो तरीके के लॉजिक है फाइल को अपडेट करने के, यही कोड है जो लिखना है आपको, है ना। प्रैक्टिस तो देखो लगती है यार, हर चीज में प्रैक्टिस तो लगेगी अभिषेक। फाइल हैंडलिंग में आप देखो, ये जो प्रोग्राम मैं बना रहा था ना, कौन सा था, बुक फाइल वाला बीआरएम, इसी में आप और कोडिंग कर लो, सेट डेटा, शो डेटा, सेव, व्यू ऑल बुक्स, ये बनाए थे हमने, मैं कहता हूं इसमें एक और बना लेते हैं, एडिट का, एक तो एडिट फंक्शन बनाना है और एक एडिट बुक, ठीक है। तो मैंने एक फंक्शन बनाया, वॉइड अपडेट बुक, ठीक है, अपडेट बुक एक फंक्शन ये बना रहे हैं, तो यहां पर मुझे एक ऑप्शन और बढ़ाना पड़ेगा, सी आउट अपडेट बुक रिकॉर्ड, अच्छा मैंने बुक आईडी नाम से लिया हुआ है, तो यहाँ पर थर्ड वाले में ये फोर्थ हो जाएगा, और एक केस 3 और बनाना है, और इसमें हम लोगों को यूजर से एंटर करवाना पड़ेगा पहले तो, कि एंटर करो आईडी, बुक आईडी टू अपडेट रिकॉर्ड, ठीक है। उसके बाद यहां पर मैं कॉल करना चाह रहा हूं अपडेट को, तो b1 डॉट
अपडेट बुक, और इसमें मैं ये आईडी पास कर देना चाहता हूँ, इसके बाद ब्रेक। तो ये आईडी रिसीव करेगा। इसके अंदर मैंने एक इफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया एफ इन, एक ऑफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया एफ आउट, एफ इन डॉट ओपन करके बुक फाइल डॉट डीएटी को ओपन कर रहा हूँ, और इसको ओपन कर लेता हूँ क्योंकि रीड करना है मेरे को। तो iOS स्कोप रेजोल्यूशन इन मोड में, iOS स्कोप रेजोल्यूशन बाइनरी मोड में, एफ आउट डॉट ओपन टेम्प फाइल डॉट डीएटी, iOS, अच्छा ये तो आउट है तो ठीक है, बस iOS स्कोप रेजोल्यूशन आउट, iOS स्कोप रेजोल्यूशन बाइनरी। अब यहां पर मुझे एफ इन डॉट रीड, ठीक है, कैर स्टार दिस, B1 में लेके आ रहा हूं डेटा, साइज ऑफ एस्ट्रिक दिस, वाइल एफ इन डॉट एंड ऑफ फाइल, नॉट भी लगाना है ना, और इसके अंदर इफ मुझे चेक करना पड़ेगा कि जो आईडी आया है बुक आईडी, ये तो करंट ऑब्जेक्ट का बुक आईडी हो गया, बराबर है अगर आईडी के, तो मुझे B1 को एडिट करना है। एडिट करने के लिए काम करता हूं मैं, यूजर से भी डेटा ले सकता हूं, और यूजर से डेटा ले लेते हैं। यूजर से डेटा लेने के लिए मैंने कोड नीचे लिखा हुआ था, ये वाला, तो यही कोड में लिख देता हूं। पर इस कोड में कुछ थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, जैसे कि आईडी, यहाँ पर एक आईडी वेरिएबल लिया हुआ है, इसलिए मुझे इसका नाम चेंज करना पड़ेगा। मैं इसको लिख देता हूँ न्यू आईडी, ठीक है। तो एक बना लेता हूँ न्यू आईडी, एक बना लेता हूँ टाइटल नाम का एरे, एक फ्लोट पी, शायद टी बनाया था मैंने, टी। उसके बाद मैंने, क्योंकि कॉलर ऑब्जेक्ट के लिए ही सेट डेटा को कॉल करना है, सेट डेटा को कॉल किया और ये न्यू आईडी इसमें पास कर दिया, पी पास कर दिया, पी पास कर दिया। तो इससे क्या हो गया कि हमारा जो करंट ऑब्जेक्ट है उसका डेटा अपडेट हो गया, अपडेट हो गया। इसके बाद मुझे राइट करवाना है, एफ आउट डॉट राइट, तो मुझे इसमें कैर स्ट्रिक दिस, साइज ऑफ स्टार दिस, और फिर एफ इन डॉट रीड कैर स्टार दिस, साइज ऑफ स्टार दिस। इसके बाद एफ इन डॉट क्लोज, एफ आउट डॉट क्लोज, रिमूव बुक फाइल डॉट डीएटी, रीनेम रीनेम टेम्प फाइल डॉट डीएटी, और बुक फाइल डॉट डीएटी। क्या इंक्रीमेंट करना होगा? तो जब हम रीड करते हैं ना तो फाइल पॉइंटर ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होता ही है हर्षद, ठीक है। ऊपर stdio.h को इंक्लूड कर दूं, रिमूव से फाइल डिलीट हो जाएगी, क्योंकि बुक फाइल का सारा डेटा तो अपने टेम्प फाइल में पहुंचा दिया ना, और जिसकी एडिटिंग करनी थी उस जगह पे हमने अलग डेटा पहुंचा दिया। तो टेम्प फाइल का नाम चेंज करके बुक फाइल कर देंगे, पहले बुक फाइल को डिलीट कर दो, ठीक है। हो गया। अभी अगर व्यू करें तो फाइल में 3 रिकॉर्ड्स हैं, एक आध रिकॉर्ड और डाल देता हूं, तो चलो ठीक है। अभी 3 रिकॉर्ड्स हैं, अभी जैसे मुझे सेकंड रिकॉर्ड में चेंजेस करने हैं, सेकंड रिकॉर्ड में चेंजेस करने हैं, तो वहां पे अभी है 2C250, तो मुझे उसकी प्राइस चेंज करनी है 2C, और मुझे उसको करना है 500। तो अपडेट पे जाता हूं, बुक आईडी 2, तो बुक आईडी तो नया भी 2 ही रहेगा, टाइटल C ही रहेगा, और प्राइस मैं कर देना चाह रहा हूं 500। आप देखेंगे ये अपडेट हो चुका है, समझ में आया? अच्छा, डिलीट की भी यही अप्रोच रहेगी, जैसे मुझे डिलीट करना है ना तो भी यही अप्रोच है। जैसे एक और बना दे हम, डिलीट बुक रिकॉर्ड, फिर ये 5 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे केस 4 ले लो। डिलीट करने के लिए भी तो पहले तो आपको ये पूछना पड़ेगा ना कि किस रिकॉर्ड को डिलीट करना है, तो एंटर बुक आईडी टू डिलीट अ रिकॉर्ड, अब B1 डॉट डिलीट बुक, और इसमें आईडी पास कर देंगे, इसके बाद ब्रेक। डिलीट बुक नाम का फंक्शन बनाते हैं, जैसा कोड आपने यहां लिखा है ना अपडेट में, सेम कोड मैं इसके अंदर लिख रहा हूं,
सेम कोड है, कुछ भी अंतर नहीं है। सिर्फ मैं क्या करूंगा, जहां मैं अपडेट करा रहा था ना, उसको मैं अपडेट नहीं कराऊंगा, बल्कि मैं कुछ कराऊंगा ही नहीं उधर। मैं उधर रीडिंग कराऊंगा ही नहीं, सॉरी राइटिंग कराऊंगा ही नहीं। ये करना है मुझे, उस केस में मुझे राइटिंग नहीं कराना है। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूं, जब ये इसके बराबर नहीं है तो राइट हो, वरना नहीं होगा। क्या बोलते हो? जिसको डिलीट करना है उसको छोड़ के हर समय ये ट्रू रहने वाला है। यूजर ने बोला कि मुझे रिकॉर्ड नंबर 2 को डिलीट करना है, तो जब तक ये 2 के बराबर नहीं आएगा तब तक राइट होता रहेगा दूसरी फाइल में। और जिसको डिलीट करना है बस उसके लिए कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स हो जाएगी तो राइट वाला कोड उस पर्टिकुलर के लिए नहीं चलेगा, तो बाकी सारे रिकॉर्ड्स राइट हो रहे हैं, सिर्फ जिसको डिलीट करना है वो राइट नहीं होगा। हमारा काम हो जाएगा, बन गया। देखो, अभी मैं व्यू करना चाहता हूं, तो ये 3 रिकॉर्ड्स हैं इसके अंदर। अब दूसरा वाला रिकॉर्ड मुझे डिलीट करना है, तो मैंने कहा 4 इंटर बुक आईडी टू डिलीट रिकॉर्ड, मैंने कहा 2। अब व्यू करें तो आप देखें कि वो दूसरा वाला रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है। अब देखो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आपको ज्यादातर यही ऑपरेशंस करने होते हैं। आपको नया रिकॉर्ड ऐड करना होता है, रिकॉर्ड्स को व्यू करना होता है। भाई फाइल में आप क्या कर रहे हो, आप रिकॉर्ड्स रख रहे हो या व्यू कर रहे हो या अपडेट कर रहे हो या डिलीट कर रहे हो, यही तो मेन ऑपरेशन है 4। ये अगर आपने कर लिया तो कल को बुक ना हो के वो कस्टमर हो सकता है, अकाउंट हो सकता है, फाइल तो किसी भी तरह का डेटा रख सकता है ना। फाइल के अंदर स्टूडेंट का डेटा होगा, तो स्टूडेंट क्या होगा, उसमें नए स्टूडेंट को ऐड करना होगा, डिलीट करना होगा, अपडेट करना होगा, व्यू करना होगा, यही तो होगा ना। तो अगर आपने ये प्रोग्राम समझ लिया तो आपने मैक्सिमम जो जरूरत पड़ने वाली है फाइल हैंडलिंग में वो आपने कर लिया। आया समझ में? बिल्कुल अर्षद, सी प्लस प्लस के बाद जावा पढ़ा जा सकता है, बल्कि सी प्लस प्लस के बाद ही जावा पढ़ना चाहिए। हाँ, अगर डेटा स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा है तो पहले आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़ सकते हैं। बिल्कुल आदर्श, माइस्क्वेल एक डीबी में सॉफ्टवेयर, आईडीबी में सॉफ्टवेयर है, वो इंटरनली तो फाइल हैंडलिंग करके ही बनाया गया होगा। कॉन्स्ट कीवर्ड किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते वक्त हम पहले लगा देते हैं, तो उस वेरिएबल की वैल्यू एक बार इनिशियलाइज होगी तो वो चेंज नहीं होती। यस चेतन, coder.mysurgery पर सी प्लस प्लस का कोर्स आ रहा है। एक्चुअल में उसमें अभी हम लोगों ने करीब 36-37 क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं, और हम चाह रहे हैं कि करीब करीब 50 क्वेश्चन अपलोड हो जाए पहले, फिर हम उसको ऑन करें। जावा का बैच का अनाउंसमेंट भी जनवरी में होगा। अभी मैं एक्जैक्ट डेट नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन हाँ जनवरी में ही अनाउंस होगा। एसटीएल भी, कोई देखो कोई भी बैच की अनाउंसमेंट है ना, या तो संडे लाइव को मैं करूंगा, या फिर मैं वेबसाइट मतलब उसमें तो करूंगा ही, और वेबसाइट पे भी अपलोड कर दूंगा। तो कोई भी बैच आने वाला है तो उधर से पता चल जाएगा आपको। यस, सी प्लस प्लस आपने सीख लिया, इसके बाद आप डेटा स्ट्रक्चर भी कर सकते हो, जावा भी कर सकते हो, पाइथन भी कर सकते हो। वेब डेवलपमेंट का बैच पाइथन अगर आती है तो फिर आपके लिए काम का है, वो बैच भी जनवरी में अनाउंस होगा। देखो, अभी जनवरी में 2-3 नए बैचेस के अनाउंसमेंट होंगे, लेकिन अभी आई हैव टू थिंक अबाउट इट। अभी मैं कुछ बोल दूं और फिर वो ना हो पाए, इसलिए मैं अभी उसके लिए नहीं बोल रहा हूं। देखो, मैंने ये कहा है कि जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग है, मैं उसके बारे में बता दूं आप लोगों को। जो प्लेटफॉर्म coder.mysurgery.com बनाया गया है, वो इस हिसाब से बनाया गया है कि उसके अंदर होंगे कोर्सेज। ठीक है, देखो मैं आपको बताता हूं इसको, यहीं पर बताता हूं। जो coder.mysurgery.com है, इसमें हम एक तो रख रहे हैं कोर्सेज। ये कोर्सेज बेसिकली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स ही है इसमें, और वो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को टारगेट करते हुए हैं। जैसे सी लैंग्वेज का है, सी प्लस प्लस का भी आने वाला है, उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर का आने वाला है, पाइथन का भी आने वाला है, और जावा का भी आने वाला है। ठीक है, तो जिसको जिस लैंग्वेज पे कमांड बढ़ानी है वो उसका कोर्स ज्वाइन कर सकता है। ठीक, अब इसके बाद इतना अपलोड हो जाने के बाद अगली चीज मैं अपलोड करूंगा, अब उसका नाम जो भी रख लेंगे हम, वो होंगी एलीट प्रॉब्लम्स, है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये जो कोर्स रहेगा ये आपको तब ज्वाइन करना है जब आप यहां से सी लैंग्वेज और डेटा स्ट्रक्चर कर चुके हो, या सी प्लस प्लस और डेटा स्ट्रक्चर कर चुके हो, या सी सी प्लस प्लस डेटा स्ट्रक्चर कर चुके हो। मतलब कम से कम एक लैंग्वेज और एक डेटा स्ट्रक्चर का कोर्स आपने यहां से कर लिया, तो क्या होगा ना कि उसके लैंग्वेज स्पेसिफिक या सब्जेक्ट डेटा स्ट्रक्चर स्पेसिफिक क्वेश्चन आपने पहले सॉल्व कर लिए। अभी आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग का स्टाइल तो इन्हीं से समझ चुके होगे। आपने जैसे सी का ज्वाइन किया तो कॉम्पिटिटिव कोडिंग का कैसा फॉर्मेट होता है, वो सब चीजें तो आप समझ चुके होगे। अब आपको उसकी आदत भी लग गई होगी। लेवल ऑफ क्वेश्चंस ग्रेजुअली बढ़ेंगे, जैसे डेटा स्ट्रक्चर में थोड़े और टफ हो जाएंगे। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग पे जब आप जाओगे तो वो क्वेश्चन का लेवल और हाई होगा। समझ रहे हो बात को? और वहां पे आपके पास हर क्वेश्चन पे ऑप्शन रहेगा कि आप उसे सी में सबमिट करना चाह रहे हो, या सी प्लस प्लस में, या पाइथन में, या जावा में, या आपके पास ऑप्शन होंगे, और भी कई लैंग्वेजेस के ऑप्शन होंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला जो कोर्स होगा उसमें आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस के ऑप्शन होंगे, आप जिसमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहे हैं कर सकते हैं। और प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला थोड़ा सा टफ होगा। सर्टिफिकेट सब में है, सर्टिफिकेट सब में है, इंडिविजुअली सब में है। तो ये अभी मेरा इनिशियल प्लान है। अब मेरी कोशिश, देखो सी आ चुका है, सी प्लस प्लस अभी बस आ ही रहा है। डेटा स्ट्रक्चर भी हमारी कोशिश रहेगी जनवरी में ही लॉन्च हो जाए, फरवरी तक हमारा पाइथन या जावा कुछ एक आएगा, और फिर मार्च तक हमारा एक और आ जाएगा। तो मार्च के बाद अप्रैल तक की प्रॉब्लम सॉल्विंग तक हम पहुंच पाएंगे। कि क्वेश्चन बनाना, उनको टेस्ट करना, उसको अपलोड करना, इट्स अ हेल लॉट ऑफ टास्क। डेटा स्ट्रक्चर का नेक्स्ट बैच अभी अभी तो स्टार्ट हो रहा है, अब 6 तारीख से, है ना, कल से तो स्टार्ट हो रहा है एक नया बैच डेटा स्ट्रक्चर का। अब इसके बाद तो मुझे लगता है फरवरी एंड में या मार्च में स्टार्ट हो पाएगा, शिवा सभी के लिए।
शाहनवाज अनम्यूट किया आपको। हेलो, हाँ शाहनवाज, गुड इवनिंग। सर मुझे इसमें डाउट है सर। मैंने पिछले क्लास में भी क्वेश्चन पूछा था कि एड्रेस ऑफ B1 की जगह सर दिस यूज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे दिस पॉइंटर की जगह, तो सर मैं उसको F फंक्शन करना पड़ा था सी लैंग्वेज में, उससे रिलेट कर रहा था। तो एड्रेस सर ऑफ B1 आप तब लिख सकते हैं जब B1 आपने लोकल कुछ बनाया हो। हाँ, लोकल फंक्शन बनाया सर, वहाँ पे वेरी यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते हाँ सर। लेकिन आपने यहाँ पे अभी स्लाइड में समझाया कि एड्रेस ऑफ B1 टाइप करते सर रीड फंक्शन में और इसमें राइट फंक्शन में। तो सर ये B1 जो है ये आपने जो हम एडिट कर रहे हैं ये ये जो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ बनाया है, आपने? ये जो लिखा हुआ है, जी जी सर। हाँ ये ऑब्जेक्ट बनाया, यस ये सर, लोकल होगा, मतलब ऐसा है। ये मैंने उस ये लोकल प्रोग्राम के ऑब्जेक्ट हिसाब है। से नहीं बताया, मैंने तो ये जनरल बताया। ओके सर, हाँ थैंक यू। ओके, ठीक है। नेम स्पेस के ऊपर मैंने एक वीडियो बना के रखा हुआ है, आप उसको देख सकते हो, नेम स्पेस कैसे क्रिएट करते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। आप वो यूट्यूब पे रखा हुआ है, आप उसको देख सकते हो। हमारा सारे मेजर टॉपिक C++ के हो गए हैं, इतना सफिशिएंट होगा C++ में अंटिल अनलेस आप C++ को ही अपना करियर बनाना चाहते हो। अगर आप C++ में ही आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको STL भी पढ़ना है, आपको STL तो खैर वैसे भी पढ़ना चाहिए, STL भी पढ़ना है और भी काफी सारी चीजें पढ़ने की हो सकती हैं। लेकिन अभी मेरे हिसाब से एज अ स्टूडेंट आपको आगे मूव करना चाहिए। अब आपको डेटा स्ट्रक्चर अगर नहीं पढ़ा है तो फर्स्ट चॉइस आपकी डेटा स्ट्रक्चर होना चाहिए। डेटा स्ट्रक्चर अगर आपने पढ़ लिया है, प्रैक्टिस कर लिया है, तो फिर आप पाइथन सीखना स्टार्ट करें, ये आपका नेक्स्ट गोल होना चाहिए। ठीक है। C++ का क्योंकि आज आखिरी क्लास है, तो C++ का टेस्ट फॉर सर्टिफिकेट मैं पब्लिश करूंगा मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे तक। तो फ्रॉम सैटरडे ऑनवर्ड्स आप कभी भी टेस्ट दे सकते हो, सब्सक्रिप्शन एंड होने के पहले पहले। ठीक है, सब्सक्रिप्शन एंड होने के पहले पहले। आपको मालूम है ना कि आपका कोर्स premium.mysurgery.com पे आप एक्सेस करते हो, तो उसका एक सब्सक्रिप्शन है, वो सब्सक्रिप्शन 31 मार्च तक चलेगा। तो 31 मार्च के पहले पहले आप टेस्ट दे दीजिए और सर्टिफिकेट डाउनलोड भी कर लीजिए। अभी पिछले कुछ बैचेस में ये बात मैंने उनको भी बताई थी आखिरी क्लास में भी रिपीट करके, लेकिन फिर भी वो आखिरी डेट के लिए कुछ लोग थे जो बैठे रहे। 31 दिसंबर लास्ट डेट थी उनके कोर्स सब्सक्रिप्शन की, तो उन्होंने पूरा टाइम निकाल दिया, 2 महीने निकाल दिए, और उसके बाद फिर 31 दिसंबर को उनको याद आया कि अरे कोर्स एक्सपायर हो रहा है, तो आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लें। सर्टिफिकेट के लिए टेस्ट देना है तो टेस्ट दे दें, पर टेस्ट दिया तो फेल हो गए। तो मैंने बताया था कि अगर टेस्ट में फेल हो जाते हो तो आपको सपोर्ट सेक्शन में टेस्ट को रीसेट करने की रिक्वेस्ट डालनी होती है, और फिर उसमें टेस्ट रीसेट होने में आपको 1 दिन का समय लग सकता है। तो फिर अगर आखिरी डेट के लिए बैठे रहेंगे तो फिर तो ये हाथ से निकल जाएगी बात, इसलिए आखिरी डेट के लिए नहीं बैठे रहना है। आपको मैं सैटरडे तक टेस्ट अवेलेबल करा दूंगा, सैटरडे ऑनवर्ड्स आप कभी भी टेस्ट दे सकते हो 31 मार्च से पहले पहले, और मैं कहूंगा इसी महीने रिवाइज कर लो एक बार C++ और टेस्ट दे दो। टेस्ट कोई टफ नहीं है, टेस्ट बहुत इजी, चाहो तो आप टेस्ट तो दे दो, बिना रिवाइज किए भी दे सकते हो। और टेस्ट जब क्लियर नहीं हो तो सपोर्ट सेक्शन में रिक्वेस्ट डाल देना, टेस्ट रीसेट हो जाएगा, आप रिवाइज करके फिर देना टेस्ट, क्लियर हो जाएगा टेस्ट, 1-2 बार में क्लियर हो जाएगा। किसी का पहली बार में हो जाएगा, किसी का दूसरी बार में हो जाएगा। ठीक है ना, उसकी टेंशन नहीं, पर डिले मत करना। 31 मार्च तक का सफिशिएंट समय है। C++ को आप एक बार फिर रिवाइज कर लीजिए, सारे असाइनमेंट्स बना लीजिए। एक असाइनमेंट और मैं आज रख देता हूं, तो वो और आप कर लीजिएगा सॉल्व। ठीक है, तो इतना सा कंटेंट रहेगा, इसको अच्छे से पूरा पूरा रिवाइज कर लो 31 मार्च तक, अच्छे से पूरा रिवाइज कर लो और प्लान कर लो कि अब नेक्स्ट क्या करना है आपको, है ना। मैंने आपको बताया कि अगर डेटा स्ट्रक्चर नहीं कराया तो नेक्स्ट आपका टारगेट डेटा स्ट्रक्चर होगा, अगर डेटा स्ट्रक्चर कर लिया तो पाइथन होना चाहिए नेक्स्ट टारगेट, और जो लोग जावा सीखना चाह रहे हैं मान लो तो वो जावा भी सीख सकते हैं, ये तीनों के लिए आप एलिजिबल हो। ठीक है, तो ये आपका लाइन ऑफ पाथ होगा। और अब जो कुछ सीखोगे, जैसे पाइथन सीखोगे या जावा सीखोगे, तो आपको उसमें प्रोजेक्ट्स भी बनाने हैं। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर में कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाना है, डेटा स्ट्रक्चर में तो प्रोग्राम्स ही बनाने हैं बहुत सारे, लेकिन पाइथन या जावा सीखते हो तो उसमें प्रोजेक्ट भी बनाने हैं। ठीक है ना, तो जो भी नया बैच आ रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन तो खैर मैं व्हाट्सएप पे भी सेंड कर देता हूं, लेकिन सबसे मेन है वेबसाइट और संडे यूट्यूब लाइव। ठीक, चलिए तो आज की क्लास यहीं एंड करते हैं, लास्ट क्लास थी। थैंक यू, आप लोगों ने बहुत अच्छे से क्लासेस अटेंड करी। आई होप आपको सबको फायदा भी मिला होगा, और इस फायदे को एनकैश करना है, इसलिए पढ़ते रहना है। हमारे लिए लॉकडाउन एक वरदान होगा। बहुत सारे लोग लॉकडाउन से नेगेटिवली प्रभावित हुए होंगे, लेकिन हमको इसका फायदा उठाना था और हमने उठाया है। और हम इसको, और अभी आप समझो कि अभी और कुछ दिन ऐसे ही चलने वाला है, तो इतने दिन में और मजबूत हो जाएंगे, इसके लिए इतनी डेवलप कर लेंगे कि जॉब की तो हमें टेंशन नहीं होगी। मार्केट तो खुलेगा, और जॉब अभी भी लग रहे हैं, मैं आपको बता दूं अभी भी लोगों के जॉब लग रहे हैं। मेरे पास स्टूडेंट्स के फोन आते हैं, वो बताते हैं कि उनका TCS में प्लेसमेंट हो गया या किसी कंपनी में प्लेसमेंट हो गया। तो ये मौके अपॉर्चुनिटीज आती रहेंगी आपके पास, लेकिन उसके लिए आप पहले तैयार रहें। आपका टारगेट होना चाहिए अप्रैल तक आप रेडी हो जाए, जॉब रेडी हो जाए। अप्रैल तक का टारगेट लो आप, जॉब रेडी होना है आपको। और अगर कहीं पर एज अ फ्रेशर आप इंटरव्यू देते हो, अगर कॉलेज में कैंपस आ रहा है और उसमें आप बैठते हो, तो C++ डेटा स्ट्रक्चर इज मोर देन सफिशिएंट टू क्रैक दैट प्लेसमेंट पेपर। लेकिन अगर कॉलेज से निकलने के बाद आप कैंपस में बैठते हो ऑफ कैंपस, तो इतना सफिशिएंट नहीं होगा। तो फिर आपको पाइथन या जावा भी आनी चाहिए, और उसमें प्रोजेक्ट्स भी बनाए होने चाहिए, और उसमें वेब डेवलपमेंट भी आना चाहिए। ठीक है, इतना लेवल आपका होना चाहिए। तो अकॉर्डिंगली आप अपने आप प्लान करें, तैयारी करें। ऑल द बेस्ट एंड गुड नाइट। ठीक है, चलो हैप्पी, गुड नाइट।